नमस्कार दोस्तों, आईबी नर्सिंग एजुकेशन के आप लोग को सबको स्वागत है। हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके थे। एमएसएन और फंडामेंटल के टॉपिक बहुत पढ़ चुके थे। विकास सर ने आपको फंडामेंटल के टॉपिक कैथेड्रेशन हो गया बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ा दिया था। मैं आप एक साइकेट्रिक के टॉपिक शुरू किया था जो है इको डिफेंस मैकेनिज्म, उसके ऊपर हम लोग डिटेल्स पढ़े थे। तो हम लोग और एक टॉपिक जो क्रिटिकल केयर यूनिट में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सीपीआर, कार्डियोपुल्मोनरी रिसोसिटेशन, उसके बारे में, और बीएलएस जिसको बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट, उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग का क्रिटिकल केयर के ऊपर एक टॉपिक हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं डिस्कशन करने से पहले हम लोग सबको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहते हैं। जो लोग ओएसएससी नर्सिंग ऑफिसर उड़ीसा के 7000 पोस्टें आए थे, उनके अंदर सिलेक्शन हो गया है, उनके बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेसन, और लाइफ में और आगे बढ़े। फिर भी उड़ीसा गवर्नमेंट में नौकरी हो गया, इसको देख के बंद नहीं करना है, फिर भी पढ़ाई चालू रखना है। हम लोग का टारगेट है एम्स, जो एम्स में एम इन एम्स है, जो हम लोग का 80,000 सैलरी के साथ शुरू होने वाला है, उसके ऊपर फोकस करके हम लोग को पढ़ाई कंटिन्यू करना है। जैसे कि मैं पहले बोला था कि आप लोग ड्यूटी करेंगे, अभी गवर्नमेंट सर्विस हो गए, आप लोग 8 घंटा का ड्यूटी रहेगा। 8 घंटा का ड्यूटी के साथ 8 घंटा स्लीप और 8 घंटा पढ़ाई। और आप लोग, और जो मॉर्निंग और इवनिंग ड्यूटी होगा, आप लोग 6 घंटा ड्यूटी के साथ और बाकी 6 घंटा सोने के साथ, और 12 घंटा भी टाइम होता है। आप लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा घूमिए, थोड़ा मजा मस्ती कीजिए, उसके साथ भी आप लोग 4 से 5 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं। नर्सेट 5 को आप लोग जो सितंबर 17 में 2 होगा, जो प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा, जैसे आईएएस और ओएस एग्जाम जैसे होता है, उसके तरफ हम लोग का नर्सिंग में पीछे नहीं है। और प्रीलिमिनरी हो रहा है, मेंस हो रहा है, आगे इंटरव्यू भी हो सकता है, स्किल टेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नर्सिंग में। नर्सिंग कुछ बहुत अभी बहुत ऊपर चला गया है, नर्सिंग ऑफिसर हम लोग हैं। तो आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, आपको कांग्रेचुलेशन। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक क्रिटिकल केयर का, जो है कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन। हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन है, आप लोग सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर हो गया, मेडिकल स्टाफ हो गया, या एलाइड हेल्थ सर्विसेज जो लोग प्रोवाइड करते हैं, वो क्या डीएमएलटी हो गया, डीएमआरटी हो गया, वो लोग नहीं, सिर्फ मेडिकल स्टाफ ही नहीं, मेडिकल स्टाफ को लेके एम्बुलेंस ड्राइवर से लेके जनरल मैनेजर से लेके जो रिसेप्शनिस्ट, उसके लेके सबको, और नॉर्मल पीपुल को भी जो बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे देना है। एक पेशेंट ऑन रेस्पॉन्सिव हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है, कहीं पे भी आपका दोस्त हो गया, आपका पिताजी हो गया, आपका कोई फ्रेंड हो गया, आप कैसे मतलब उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट देके जैसे हेल्प आने तक आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप एक लाइफ मतलब बचा सकते हैं, वो कैसे आप लोग कर सकते हैं। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, वो है जो अमेरिका में इतना डेवलप्ड कंट्री होने के बाद भी 12% जो लोग हैं उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट पता है। उधर कोई भी लोग फेंट हो जाता है या अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, तो उनको अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उन लोग क्या करते हैं, 12% जो लोग हैं उसको वो लोग बीएलएस देके मैनेज कर सकते हैं। तो सोचिए, हम लोग का 150 करोड़ जो है पॉपुलेशन, उनमें से 1% भी ना, 1% भी ठीक से बीएलएस नहीं दे पाते हैं। तो 1% हम लोग को 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है। क्लास 9 से अभी जो बुक में क्या होगा ना, बीएलएस के बारे में, बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। एक स्टूडेंट क्लास 9 से उसको पता होगा, थोड़ा बहुत कुछ पता होगा। वो क्लिनिकल ठीक से ट्रेनिंग नहीं होने के बाद में भी, जैसे कि हम लोग को पूछते हैं ना, कोई पूछेगा आप लोग को कि टेबल बताइए, टेबल के बारे में बताइए, तो आप लोग सबको पता है, आप लोग भूल गए हैं, थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा भूल गए। ऐसे ही जो सीपीआर है, वो बीएलएस है, उसके बारे में क्लास 9 से पढ़ाई होगा। आप लोग को सबको पता होगा, किसी को भी रास्ते में पूछने से भी आपको बीएलएस के बारे में एटलीस्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है। जो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है, उस केस में हम लोग देते ही बोल के सब बोल पाएंगे, एटलीस्ट कुछ तो पता होना चाहिए ना। उसके बाद आप लोग ट्रेनिंग लेके, आप लोग एजुकेटेड होके एक पेशेंट का लाइफ बचा सकते हैं। तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम है कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर, कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन। तो कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन जो है वो 2 पार्ट में आता है। एक आता है बेसिक लाइफ सपोर्ट और एक आता है एसीएलएस। तो हम लोग बीएलएस को पढ़ेंगे। तो 2 टाइप क्या क्या है, एक है बीएलएस, बीएलएस मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो कहां पे भी हो सकता है, हॉस्पिटल के बाहर हो सकता है, हॉस्पिटल के अंदर हो सकता है,
वो BLS है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। हम लोग कहीं पे रास्ते में कोई अनकॉन्शियस हो गया है, गिर गया है, उसको हम लोग BLS दे सकते हैं। जो ACLS होता है वो होता है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। जो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट होता है वो कहां पे यूज होता है? सिर्फ हॉस्पिटल सेटिंग में यूज होता है। उधर AED होता है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है, जो आजकल ऑटोमेटेड काम करता है। आप सिर्फ पैड लेके जो चेस्ट पे लगाइए, उसके बाद वो जो कंप्रेशन है वो खुद वो डिलीवरी हो जाएगा, वो है ACLS। हम लोग आज डिस्कशन करेंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट, दैट इज BLS। तो कौन से केसेस में हम लोग BLS जो है देते हैं? जैसे कि पहला है, इंडिकेशन क्या है? कार्डियक अरेस्ट हो गया, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, ब्लड कोई किसी भी अनकॉन्शियस हो गया पेशेंट, जिसका पल्स नहीं आ रहा है, रेस्पिरेशन नहीं आ रहा है, वो केस में हम लोग BLS देते हैं। तो BLS में हम लोग क्या करना है? कुछ स्टेप्स है, आप जैसे फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, GNM का हो, जो भी स्टूडेंट हो, आप लोग को सिर्फ स्टेप्स याद रखना है। हम लोग कैसे पेशेंट को जो अनकॉन्शियस हो जाता है, अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, कैसे हम लोग पेशेंट को जब तक हेल्थ न आए तब तक कैसे पेशेंट को जिंदा रखना है, तो हम लोग स्टेप्स को ही पढ़ेंगे। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन क्या है? जब पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है, तब पेशेंट को जिंदा रखना है। कभी भी मत बोलना कि CPR क्यों देते हैं? हार्ट को ब्लड फ्लो करने के लिए नहीं देते, हार्ट को कंप्रेशन करके ब्रीथिंग देके क्या करते हैं ना, ब्रेन को ब्लड फ्लो कंटिन्यू रखते हैं। तो उसके वजह से क्या होगा ना, ब्रेन डेथ नहीं होगा। ब्रेन डेथ क्यों? ब्रेन डेथ क्या है? ब्रेन डेथ एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है ब्रेन, और एक बार नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन डैमेज होने से और रीजनरेशन नहीं होता है, तो ब्रेन को हम लोग जिंदा रखने के लिए CPR देते हैं। कभी मत बोलना कि हार्ट और लंग्स को ठीक रखने के लिए हम लोग CPR देते हैं। हर टाइम याद रखना, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, CPR देते हैं। तो समझ में आ गया, इंडिकेशन आपको समझ में आ गया, और CPR किसे बोलते हैं और कौन से ऑर्गन को हम लोग ब्लड फ्लो देने के लिए करते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। अभी हम लोग को स्टेप्स पढ़ना है। स्टेप्स में ही 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को आप लोग को याद रखना है, किसे CPR देना है, कौन सी पल्स असेस करना है। इस स्टेप्स के अंदर मैं आप लोग को डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो पहला स्टेप क्या है? सेफ्टी। मतलब पेशेंट कहीं पे भी क्या हो रहा है ना, कोई आदमी गिर जा रहा है, कोई रास्ते में गिर गया है, कोई बीच रास्ता में गिर गया है, कोई पानी में डूब गया है, कोई रास्ते में गिर गया, कोई रेस्टोरेंट में खाते खाते गिर गया, कोई बेबी सोना आई लव यू बोलते बोलते गिर गया, तो कहां पे कभी भी पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तब क्या होता है ना, जब पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हुआ तो पहले सेफ्टी देखना है पेशेंट का, नहीं कि बीच रोड पे पेशेंट गिर गया, आप लोग बीच रोड पे खड़ा होकर क्या कर रहे हैं ना, CPR देना शुरू किया, एक उधर से ट्रक आया, दोनों को एक साथ उड़ा के ले गया, हो गया आप लोग का CPR। तो पहले क्या है ना, सेफ्टी देखना है। पेशेंट का सेफ्टी मतलब कहां पे एक हार्ड सरफेस होना चाहिए। हार्ड सरफेस मतलब फ्लैट सरफेस होना चाहिए, जहां पे आप लोग को इजी होगा CPR देने के लिए। और सेफ्टी देखना है कौन सी प्लेसेस में देना है। तो आप लोग को रोड साइड में हो रहा है तो रास्ते में साइड में ले आइए, कहां पे आप प्लेस चेंज कर लीजिए जहां पे आप लोग को इजी होगा CPR देने के लिए। आप लोग को समझ आएगा। पहला पॉइंट क्या है? सिम सेफ्टी। सेफ्टी प्लेस में ले जाना है पेशेंट को, ले जाने के बाद उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है? चेक रेस्पॉन्सिवनेस। चेक रेस्पॉन्सिवनेस मतलब आप लोग को चेक करना है कि पेशेंट का ब्रीथिंग है कि नहीं है, कि पल्स है कि नहीं, रेस्पॉन्स चेक करना है। तो आप लोग को पहले पेशेंट के पास जब जाना है तो जब आपका जो शोल्डर को पकड़ के आप लोग को बोलना है, अरे ओके भाई, आप कैसे हो, आपका नाम क्या है, आप ठीक हो? तो 3 बार ऐसे पूछना है, आप ठीक हो, आप ठीक हो भाई, आप ठीक हो, आप सुन रहे हो मुझे, आपका नाम क्या है, आप ठीक हो? शोल्डर को हिला के से बोलना है और रेस्पॉन्सिव चेक करना है आता है। उसके बाद क्या करना है? रेस्पॉन्सिव चेक करने के बाद तो आपका वॉइस कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आप उसके बाद क्या करना है? रेस्पिरेशन चेक करना है और पल्स चेक करना है। तो रेस्पिरेशन कहां पे कैसे चेक करेंगे? 3 रेस्पिरेशन चेक करने के लिए 3 चीजें, लुक, लिसन एंड फील। आपको देखना है, सुनना है ब्रीदिंग्स और फील करना है। 3 चीज एक साथ करना है। रेस्पिरेशन हो गया, उसके बाद पल्स चेक करना है। अडल्ट केस हुआ तो पल्स, कौन सी पल्स चेक करेंगे? कैरोटिड पल्स। चिल्ड्रन हो गया तो ब्रैकियल, ब्रैकियल में नहीं है तो फीमोरल पल्स।
और इन्फेंट में हो गया तो ब्रैकियल पल्स। आप लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग को याद रखना है। जो पल्स चेक साइड कहां पे करना है, अडल्ट पे कहां पे करना है, कैरोटिड। चिल्ड्रन पे कहां पे करना है, पहला ब्रैकियल, ब्रैकियल नहीं है ऑप्शंस में, आप लोग को ऑप्शंस में नहीं है तो ब्रैकियल तो फीमोरल। और जो इन्फेंट है, इन्फेंट पे कहां पे चेक करना है, ब्रैकियल। और जो नियोनेटल रिसोसिटेशन होता है वो डिफरेंट होता है टोटली, सीपीआर से अलग होता है। वो नियोनेट होता है, उसका नियोनेटल रिसोसिटेशन जो पेडियाट्रिक्स सर पढ़ाएंगे आप लोग को, डिटेल्स नियोनेटल रिसोसिटेशन के बारे में आप लोग को पढ़ा देंगे। जो इन्फेंट हो गया तो आप लोग को समझ में आएगा कैरोटिड। कैरोटिड कैसे चेक करना है, कितना सेकंड तक, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट तक चेक करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग को मिनिमम 6 सेकंड और मैक्सिमम 10 सेकंड तक चेक करना है। 10 सेकंड तक चेक करना है कि पल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है मतलब 10 सेकंड में जितना हो रहा है इनटू 6 करके आप लोगों को पता चल जाएगा कि 60 सेकंड में कितना हो रहा है, 1 मिनट में कितना उसका पल्स हो रहा है। तो मैक्सिमम 10 सेकंड तक ही चेक करना है। आप लोग को 1 मिनट भी लेट होने से पेशेंट का जान जा सकता है। तो उसके बाद चेक करना है क्या, चेक हो गया ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन चेक हो गया और पल्स चेक हो गया। आप लोग अभी उसके बाद क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प करना है। बाहर है, आप लोग को हेल्प के लिए कॉल करना है कि आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं या तो इमरजेंसी नंबर से कुछ कॉल कर सकते हैं, पुलिस को कॉल कर सकते हैं, किसी को भी आप लोग हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि रेस्पिरेशन नहीं है, पल्स है, या तो पल्स नहीं है रेस्पिरेशन है। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं, या तो 2 भी नहीं हो सकता है। तो पेशेंट का क्या, आपका पल्स नहीं है लेकिन रेस्पिरेशन है, इसका मतलब आप लोग को सिर्फ कंप्रेशन करना है। और रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन नहीं है लेकिन पल्स है, तो आप लोग को सिर्फ ब्रीदिंग देना है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग अगली स्टेप क्या हो गया, थर्ड स्टेप कॉल फॉर हेल्प, अभी फोर्थ स्टेप क्या है, सीपीआर देना है। आप लोग को इसी स्टेप को ही समझना है कि कैसे सीपीआर देना है। पहला हो गया आपका सिम सेफ्टी, सेफ्टी आप चेक कर रहे हैं, उसके बाद रेस्पॉन्सिव चेक किया, उसके बाद हेल्प के लिए बोला। अभी आप लोग को क्या करना है, फोर्थ स्टेप में सीपीआर देना है। तो सीपीआर देना है, कैसे सीपीआर देना है, वो सीएबी मेथड फॉलो करके देना है, एयरवे को क्लीन करके देना है और देखना है कि एयरवे क्लीन है कि नहीं है। उसके बाद आप लोग को सीपीआर देना है। तो फोर्थ स्टेप क्या है, सीपीआर देंगे। सीपीआर मतलब इस फेज में हम लोग को चेक, हम लोगों ने चेक किया, पहले क्या सेफ्टी देखा पेशेंट का, उसके बाद रेस्पॉन्स देखा, उसके बाद हेल्प के लिए हम लोगों ने बुला लिया। अभी हम लोग को क्या करना है ना, सीपीआर देना है। सीपीआर देना है क्या है, ये पेशेंट का पल्स नहीं आ रहा है, पेशेंट का ब्रीदिंग नहीं है, हम लोग को क्या करना है, सीएबी मेथड फॉलो करना है। क्या मेथड फॉलो करना है, सीएबी, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग, और कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। हम लोग को 3 चीजों पे फोकस करना है, सीएबी मेथड फॉलो करना है। तो सीएबी मेथड फॉलो करेंगे कब, जब पेशेंट का कंप्रेशन हम लोग शुरू करेंगे। एयरवे कैसे क्लीन करेंगे, एयरवे क्लीन करने के लिए हम लोग का 3 तरीका होता है। एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है, हम लोग को देखना पड़ेगा कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है, कि एयरवे में सिक्रेशंस भर गया है। एयरवे सिक्रेशन भर गया होगा तो क्या करेंगे आप लोगों को, हम लोगों ने जो रुमाल होगा आप लोग के पास में, जो हैंडकरचीफ होगा, उससे लेके क्या करेंगे ना, हम लोग माउथ को क्लीन करके हम लोग ब्रीदिंग कर सकते हैं। और पेशेंट का सोचो कि चोकिंग हो गया है, कुछ पेशेंट का जो गले के अंदर कुछ फंस गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, एयरवे क्लीन करने के लिए 2 मेथड यूज करते हैं। जैसे कि एक होता है हेलमिच मैन्यूवर, और हेलमिच मैन्यूवर, और क्या होता है, हेलमिच मैन्यूवर को हम लोग कैसे करते हैं, जो हेलमिच मैन्यूवर को हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को पीछे से हम लोग उसको पकड़ के उसका प्रेशर यहाँ पे जीपी स्टर्नम में प्रेशर देके हम लोग उसको निकाल देते हैं। कौन से केस में, अडल्ट की केसेस में। और जो चाइल्ड केसेस में हम लोग क्या करते हैं ना, 5 स्लैप मैन्यूवर करते हैं, 5 स्लैप। और ये याद रखना, एक होता है, साइड में लिख रहा हूँ आप लोग को, जो मैं जो चीज इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जैसे कि हेलमिच मैन्यूवर हो गया, 5 स्लैप मैन्यूवर हो गया। आप लोग का जो कॉपी होता है ना, आप लोग जो नोट जिसमें नोट बना रहे हैं ना, उसका ऊपर में लिख देना, आप लोग को याद रहेगा वो पॉइंट सब। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, ये साइड में लिख रहा हूँ, हेलमिच मैन्यूवर, और क्या, ये अडल्ट की केस में, और ये अडल्ट, और जो चिल्ड्रन की केसेस में क्या, 5 स्लैप मैन्यूवर।
ये जो 5 स्लैप मैन्यूवर कहां पे देना है, बिटवीन द दो शोल्डर के बीच में, बिटवीन दो शोल्डर में 5 स्लैप करना है। उसके बाद पेशेंट का जो एयर क्लीन हो जाएगा। ये हो गया। और हम लोग क्या करेंगे अभी, कंप्रेशन करेंगे। कंप्रेशन किसे करेंगे, 30:2। और कंप्रेशन जो होगा अडल्ट, चिल्ड्रन एंड कौन सी केसेस में, इन्फेंट के। तो कंप्रेशन कितना कितना रेशियो में होगा कंप्रेशन, अडल्ट केस में 30:2 कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो। चिल्ड्रन में 30:2 1 रेस्क्यूअर, 15:2 2 रेस्क्यूअर। और इन्फेंट में सेम एज चिल्ड्रन। हम लोग कौन सी केसेस को अडल्ट लेंगे, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 8 साल से जो ज्यादा बच्चे हैं उनका कौन है, वो अडल्ट में आते हैं, 8 इयर्स अबव वो अडल्ट, और 8 इयर्स से नीचे चिल्ड्रन, और इन्फेंट जो होता है वो 0 से लेके 28 डेज से लेके 1 ईयर तक। हम लोग का क्या है, कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो कितना होना चाहिए, 30:2 1 रेस्क्यूअर, मतलब एक ही आदमी है तो क्या करेगा, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करेगा, 2 बार वेंटिलेशन देगा। कितना बार करेगा, 5 साइकिल करेगा, 2 मिनट के अंदर 5 साइकिल को कंप्लीट करेगा। ये 2 रेस्क्यूअर भी है तो 30:2 रेशियो में अडल्ट केसेस में देंगे। और चिल्ड्रन केसेस में क्या, एक रेस्क्यूअर है तो 30:2 रेशियो में, ये 2 रेस्क्यूअर है 15:2 रेशियो में देंगे। और ऐसे ही इन्फेंट में सेम एज चिल्ड्रन। तो हम लोग क्या करेंगे, कहां पे कंप्रेशन देंगे, कंप्रेशन कहां पे देंगे, बिटवीन द निपल और लोअर थर्ड ऑफ द स्टेरनम, इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेशन देंगे। कंप्रेशन कितना होगा, 30:2 रेशियो में। कंप्रेशन वेंटिलेशन हो गया, कितनी बार करना है, 2 मिनट में 1 to 100 to 120 100 कंप्रेशन और वेंटिलेशन देना है। वेंटिलेशन कंप्रेशन का रेशियो 30:2 मेंटेन करना है, 5 साइकिल कंप्लीट करना है 2 मिनट में। एक बार क्वेश्चन आता है कि कितना बार हम लोग, कितना मिनट तक हम लोग कर सकते हैं, मैक्सिमम सीपीआर हम लोग 2 मिनट तक दे सकते हैं, ज्यादा देंगे तो आप लोग को सीपीआर देने के भी चांसेस है, क्योंकि इतना प्रेशर आता है हम लोग का ऊपर में भी, आप लोग को भी सीपीआर देना पड़ सकता है, क्योंकि आप लोग भी बहुत एग्जॉस्टेड हो जाओगे। तो अब क्या होता है ना, अभी आप लोगों को समझे कंप्रेशन और वेंटिलेशन। अब क्या करना है, पेशेंट को दे रहे हैं, पेशेंट का चांसेस है, जब तक हेल्प ना आए तब तक क्या करना है ना, हम लोग को सीपीआर देना है। आप लोग को हम लोग जो कंप्रेशन के बारे में, जब कंप्रेशन कर रहे हैं तो हम लोग कैसे एयरवे को कैसे क्लीन करेंगे। एयरवे को जो क्लीन करेंगे वो 2 मेथड में क्लीन होगा, जैसे कि एक होता है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर और एक होता है जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। वो दोनों जब हम लोग माउथ टू माउथ ब्रीदिंग हो गया या आम्बू बैग मतलब आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट आम्बू, उसमें क्या करना है, उसमें जब हम लोग वेंटिलेशन दे रहे हैं तो हम लोग क्या करना है, उसमें हम लोग कैसे उसको देंगे, पोजीशनिंग कैसे होगा पेशेंट का, जो एयरवे का जो स्ट्रेट होता है, जैसे कि एयरवे जो होता है वो थोड़ा कर्व होके होता है, नाजोफैरिंक्स से लेके नाजोफैरिंक्स और ये जो होता है नाजोफैरिंक्स का जो ये होता है वो जो ट्रकिया तक आता है वो थोड़ा कर्व होके होता है, उससे हम लोग को स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के जब जो हम लोग वेंटिलेशन देंगे वो डायरेक्ट लंग्स तक जा पाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, थोड़ा हेड चिन लिफ्ट मेथड और जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ये कौन सी केसेस में देंगे, नॉर्मल पेशेंट है, पेशेंट कुछ इंजरी नहीं हुआ है, हेड को थोड़ा ऊपर करके चिन को थोड़ा उठा के हम लोग क्या करेंगे, एयर को सीधा करके हम लोग वेंटिलेशन देंगे। आम्बू बैग में हम लोग 30 कंप्रेशन के बाद आम्बू बैग में हम लोग क्या करेंगे ना, उसको कंप्रेशन देंगे। आम्बू बैग क्या होता है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट होता है, उसका आम्बू बैग और मास्क होता है। आम्बू मास्क जो आम्बू बैग होता है वो अडल्ट में 1000 से लेकर 1200 तक क्या होता है उसका कैपेसिटी होता है, आम्बू बैग में, और चिल्ड्रन में 500 और जो इन्फेंट होता है 250। उसके हम लोग क्या करते हैं, आम्बू बैग से आम्बू मास्क को पकड़ने का टेक्निक होता है, 2 टेक्निक होता है, हाथ को ऐसे करना है, सी और ई टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को जब विकास सर जो डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे आप लोग का बहुत जल्दी आप लोग को डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस आ जाएगा सीपीआर के ऊपर, फंडामेंटल के जितने भी टॉपिक है धीरे धीरे एक के बाद एक का डेमोन्स्ट्रेशन टॉपिक आएगा।
तो डेमोन्स्ट्रेशन टॉपिक में आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे जो आमू का मांस को कैसे टेक्निक से पकड़ते हैं। हाथ का हम लोग आप लोग देख पा रहे होंगे सी और ई टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं ना, उसको पकड़ते हैं। ये क्या होता है, ई और सी टेक्निक। उसके बाद आमू बैग को हम लोग क्या करते हैं ना, पकड़ के हम लोग क्या करते हैं ना, वेंटिलेशन देते हैं। ये क्या हो गया आप लोग को हेड टिल चीन लिफ्ट मेथड। और क्या है, जो पेशेंट हो गया, सोचो कि ऊपर से गिर गया है, उसका स्पाइनल इंजरी हुआ है, इंजरी केसेस से, तो उधर हम लोग क्या करेंगे ना, जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर देंगे। जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर में हम लोग क्या करेंगे, जॉ थ्रस्ट में सिर्फ हेड टिल चीन लिफ्ट नहीं करके जॉ को क्या करेंगे, ऊपर करके थोड़ा मैनेज करके, जो स्पाइनल इंजरी है, स्पाइनल इंजरी केसेस में हम लोग उसको देखेंगे। ये क्या होता है, जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। आप लोग को सी और ई टेक्निक कैसे आमू बैक के साथ आमू मास्क, आप लोग को आमू बैक के बारे में, कैपेसिटी के बारे में मैंने बोल दिया, आमू मास्क के बारे में बोल दिया, कितना कैपेसिटी होता है एडल्ट में, कितना कैपेसिटी होता है चिल्ड्रन में, कितना कैपेसिटी होता है इन्फेंट में। ये बहुत बेसिक डाटा है जो एम्स नॉफसेट हर बार क्वेश्चन पूछता है, आप लोग ये डाटा याद रखना है। और हम लोग को अभी कंप्रेशन हो गया, एयरवे हम लोग को क्लीन कर लिया, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, ब्रीदिंग दे दिया। अभी हम लोग को 4 स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या था, सेफ्टी देखना था, फिर पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करना था, फिर कॉल फॉर हेल्प करना था, फोर्थ में सीपीआर दिया, फिफ्थ और सिक्स्थ जो होता है क्या होता है ना, फिफ्थ में रिकवरी, फिफ्थ में होता है ट्रांसपोर्टिंग एंड सिक्स्थ में रिकवरी। हम लोग फिफ्थ में क्या करते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या है, ट्रांसपोर्टिंग। कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, आप लोग को बाहर से आप लोग को हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्टिंग करना है। आपको हेल्प आने के बाद आप लोग को ट्रांसपोर्टिंग किया। सिक्स्थ में क्या करना है, रिकवरी। ये बेसिक 6 पॉइंट है। आप लोग को क्या करना है, जब सीपीआर आप लोग दे रहे हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट दे रहे हैं, बाहर के फील्ड में दे रहे हैं, तो आप लोग क्या करना है, ये आप लोग को बेसिक है, स्टेप 6 स्टेप है, आप लोग को ये याद रखना है। इससे आप लोग को सीपीआर देने से बहुत सारा जिंदगी आप लोग बचा सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का सीपीआर का स्टेप्स। अभी हम लोग को कंप्रेशन जो है, वो कितना कंप्रेशन होना चाहिए, कितना डेप्थ में होना चाहिए, आप लोग को ये समझना चाहिए। कितना इन्फेंट, एडल्ट हो गया, इन्फेंट हो गया, चिल्ड्रन हो गया, कितना कंप्रेशन देना है और कहां पे देना है। डेप्थ ऑफ कंप्रेशन, कितना डेप्थ होना चाहिए एडल्ट में, चिल्ड्रन में और इन्फेंट में। आप लोग को मैंने बोल दिया, जो चिल्ड्रन होता है वो एडल्ट जो होता है वो आइडियल से ज्यादा होता है। चिल्ड्रन क्या होता है, एडल्ट के केस में कितना देना है, 5 to 6 सेंटीमीटर आप लोग को डेप्थ नीचे देना है। चिल्ड्रन में 4 to 5 और इन्फेंट में 3 to 4 सेंटीमीटर। ये आप लोग याद कर सकते हैं, 3 to 4 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर, 5 to 6 सेंटीमीटर। और ये आप लोग इंच में भी याद कर सकते हैं। जो कन्वर्ट कर सकते हैं 1 इंच कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। ये भी याद रखना, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर। इसको आप लोग इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग को क्या है, आप लोग को कितना देना है पता चल गया, कितना कंप्रेशन करना है। अभी हम लोग क्या है ना, जस्ट दिए सीपीआर दिए, स्टेप्स हो गया, आप लोग को बेसिक पता चल गया बीएलएस कैसे देना है। फिर अभी क्या है ना, कौन सा अब हम लोग हॉस्पिटल में सेटिंग में लेंगे, और हॉस्पिटल सेटिंग में लेने के बाद उधर ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे कि कार्डियोटोनिक ड्रग्स होता है, एट्रोपिन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, डोपामाइन हो गया, डोबुटामाइन हो गया, आईवी फ्लूइड्स देते हैं पेशेंट को क्या करते हैं, कंडीशन को स्टेबल करने के लिए। और अभी जो लास्ट टॉपिक है हम लोग का, जो सीपीआर का बेसिक लाइफ सपोर्ट का कॉम्प्लिकेशंस। हम लोग कॉम्प्लिकेशन हर चीज का पढ़ने से लास्ट में हम लोग कॉम्प्लिकेशन पढ़ते हैं कि ये गलती करने से हम लोग को ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो हर चीज का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है, हम लोग थोड़ा गलती भी करेंगे, ज्यादा प्रेशर हो गया, क्या होता है ना, पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन दिखेगा। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, मोस्ट कॉमनली जो कॉम्प्लिकेशंस होता है दैट इज रिब्स फ्रैक्चर। जो रिब्स फ्रैक्चर है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। ये 2019 जो एम्स ऋषिकेश हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि मोस्ट कॉमनली रिब्स फ्रैक्चर, मोस्ट कॉमनली क्या होता है, सीपीआर का मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन क्या है, रिब्स फ्रैक्चर। कब आया था, ये मोस्ट कॉमन। ये याद रखना आप लोग को। एम्स के लिए आप भाग रहे हैं, मतलब आपको एम्स देखने, एम्स के आप लोग दरवाजे पर ढूंढ रहे हैं, तो मतलब आप लोग को मोस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन, मोस्ट लिस्ट कॉमन कौन सा होता है, आप लोग को लैंग्वेज समझना पड़ता है। मोस्ट कॉमन क्या है कॉम्प्लिकेशन, रिब्स फ्रैक्चर। और क्या हो सकता है, स्टेर्नम फ्रैक्चर हो सकता है, और क्या हो सकता है, इंटरनल इंजरी हो सकता है,
जैसे कि हो गया स्प्लीनिक रप्चर हो सकता है, चेस्ट पेन भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट में। आप लोग का प्रेशर ज्यादा हुआ तो आप लोग को हम लोग क्या पढ़े, सीपीआर पढ़े, सीपीआर का टाइप्स, बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट पढ़ा। हम लोग डिस्कशन किया बीएलएस के बारे में, उसका टेस्ट स्टेप्स पढ़ा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोग के लिए। कॉम्प्लिकेशंस पढ़े, कौन सी साइड में देते हैं, लोअर स्टेरनम, लोअर थर्ड ऑफ द स्टेरनम में देते हैं, बिटवीन द टू निपल देते हैं, कितना प्रेशर से देते हैं, आर्म बैक का कितना कैपेसिटी होता है, कौन सी टेक्निक्स में देते हैं, एयरवे क्लीन करने के लिए कौन सी मैन्यूवर है। मैं आप लोग को दो मैन्यूवर बताया था, एक बताया था कि हेल्मिच मैन्यूवर जो कौन सी केसेस में होता है, एयर क्लीन करने के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई चोकिंग हो गया, वो केसेस में हम लोग हेल्मिच मैन्यूवर को ये करते हैं, यूज करते हैं। ये कौन सी केसेस में करते हैं, पेशेंट थोड़ा फैट ना हो तो पीछे जाके पीछे से लेकर प्रेशर कहां पे देना है, जिफी स्टर्नम में देके पेशेंट को थोड़ा झुका के आप लोग को निकालना है। तो पेशेंट सोचो आप थोड़ा क्या है, थीन और लीन है, पेशेंट आ गया क्या 200 किलो का आदमी, तो आप लोग उधर क्या करना है, सोचो कि प्रेगनेंसी केस हो गया, थोड़ा फैट आदमी हो गया, मैं बोला आप लोग को हेल्मिच मैन्यूवर क्या करना है ना, देना है कौन से केसेस में उसका, और हेल्मिच मैन्यूवर को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर, उसको कहां पे देना है, जो केसेस में चोकिंग केसेस में देके एयरवे को क्लीन करना है। मैं आप लोग के लिए लास्टली एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन को लिख भी दे रहा हूं, आप लोग के लिए वो असाइनमेंट की तरह हो सकता है, आप लोग ढूंढ के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मैं बता दिया कि कौन सी केसेस में, मैं बता दिया कि हेल्मिच मैन्यूवर जो है वो एयरवे को क्लीन करने के लिए, और एब्डोमिनल जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर उसको यूज करते हैं। मैं आप लोग को क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इफ ए पर्सन फैट पर्सन है और जो रेस्क्यूअर है वो लीन एंड थीन है और फैट है और प्रेगनेंसी है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कौन सी मैन्यूवर यूज करेंगे, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोग को सही आंसर अगले वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।